2 मिनट मुझे दीजिए। श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने चमोली जिले में सर्वोदय संस्था के तहत कार्य करना शुरू किया, अपनी संस्था बनाई, वहां के युवकों को, वहां की महिलाओं को संगठित किया, सहकारिता शुरू की। जिस स्किल इंडिया की बात हम आज करते हैं उन्होंने 50 वर्ष पहले की। चिपको आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाई। और मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड की जो मूल्य है, जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी उसके एक प्रतीक है। उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते हैं, यहाँ असंख्य ऋषि मुनि यहां से गए। उसी श्रृंखला में और उसी श्रेणी में श्री चंडी प्रसाद भट्ट आते हैं। इनकी सीख हमें समझ में आती है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, पद्मश्री, पद्म भूषण, रोमन मैग्सेसे अवार्ड आपको मिला है। असंख्य यूनिवर्सिटियों से डीफिल और डीलिट की उपाधि आप प्राप्त कर चुके हैं और आज भी बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज से करीब 100 साल पहले इकबाल ने कहा था अपने तराने में, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। हिमालय के बारे में कहा था इकबाल ने, और शायद उस वक्त इकबाल को इस बात का इल्म नहीं था कि कुछ वर्ष बाद हिमालय को खुद एक रक्षक की जरूरत पड़ेगी, एक संतरी की जरूरत पड़ेगी, एक पासबा की जरूरत पड़ेगी। इस हिमालय के पासबा, इस हिमालय के संतरी हैं चंडी प्रसाद भट्ट। आपको शब्द दूंगा चंडी प्रसाद जी, प्लीज प्लीज। आदरणीय बहन सुमित्रा दुलिया जी, प्रोफेसर शेखर पाठक जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष लखेड़ा जी, भाई जय सिंह रावत जी, हिमांशु दुलिया जी, विद्वतजनों, उत्तराखंड में सामाजिक एवं राजनीतिक पुनर्जागरण के पुरोधा, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर पत्रकार व राजनेता पंडित भैरव दत्त दुलिया जी की स्मृति में उनके कार्यों और विचारों के प्रसार के लिए 2013 का जो पत्रकार पुरस्कार में सम्मिलित होने के लिए मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं कर्मभूमि फाउंडेशन का और मुख्य रूप से उसके सचिव श्री हिमांशु दुलिया जी का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पंडित भैरव दत्त दुलिया जी को विनम्रता पूर्वक स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस परिवार का, मानो भैरव दत्त जी का भी और योगेश्वर प्रसाद जी का भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। जब मैं सर्वोदय आंदोलन में आया 1962-63 में, क्योंकि कर्मभूमि में पड़ा था कि वहाँ पर टिंचर के कारण पूरा गढ़वाल बहुत व्यथित है, त्रासदी हो रही है और एक इच्छा माई थी। उन्होंने पौड़ी में, सिन्नर में बहुत जन जागरण किया उस आंदोलन के खिलाफ। तो भाई मान सिंह रावत जी सोहनलाल वो भी इच्छुक थे, उन्होंने पौड़ी में पिकेटिंग शुरू किया था, क्योंकि
धुलिया जी ने एक बार नहीं कई बार और राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि हमारे यहाँ शराब के कारण ये दुर्व्यवहार हो रहा है और तिनचरी के कारण ये वो हो रहा है। तो हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के 3 महीने तक वहाँ पर पिकेटिंग की। एक मित्तल था जिसने ये सारा फैलाया गढ़वाल में और उसके कारण कई परिवार कई लोग तो लुप्त हो गए। यहाँ तक कि पौड़ी कलेक्ट्रेट में 2 लोग हमारे चमोली तहसील के थे, 2 एसडीएम के और डीएम के स्टेनो थे, वो तक उस दिनचर्या के कारण वो हो गए थे। उनका फिर कभी पता नहीं चला कि कहाँ वो चले गए। तो जब हम पिकेटिंग करते थे हाथ जोड़ते थे कि भाई यहाँ शराब पीना, वहाँ पर 3 दुकानें थी, एक अंग्रेजी की, एक सामान्य शराब की और दूसरी तिनचरी की। तिनचरी का कोई लाइसेंस इत्यादि नहीं था, वो दवाई के रूप में वो करता था। तो उस समय उनका संदेश और एक सकलानंद डबराल थे, वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे। वो भी फिर उनके कहने के उस पर हम लोगों के साथ प्रभात फेरी में आते थे और शराबबंदी 69 में कोटद्वारा में मान सिंह जी ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया, पिकेटिंग। तो हर शाम को वो हमारे पास आते थे और हमारी पीठ थपथपाते थे। और केवल कोटद्वार ही नहीं, बांगघाट में भी शराबबंदी आंदोलन चलाया। पहली बार महिलाएं जन जागरण में सम्मिलित हुई थी। तो वो सारा कार्यक्रम जन आधारित था और हमारे जेबों में पैसे नहीं थे न रहने, लेकिन वहाँ पूरे कोटद्वार के लोग हमें घर घर से भोजन करवाते थे और वही परिस्थिति बरत रहती ये अपने यहाँ से और पीठ थपथपाते थे। हमने जैसे कि आज पूरे आंदोलन के बारे में, भैरव सिंह के बारे में शेखर जी ने जो बात बताई, और हमको तो बोलना उस समय उस रूप में हुआ। लेकिन जब 1969 में दोनों शराबें एक साथ बंद हुई गढ़वाल में, 69 में और बांगघाट में, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने पुरुषार्थ जगाने का जो काम किया कर्मभूमि के माध्यम से, वो 1960वें दशक के शुरुआत से आज़ादी के बाद हमारे देश में संसाधन तो बहुत कम थे, आज की तरह विश्व बैंक और इत्यादि का कोई। तो उस समय लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को लेने के लिए 20-20 मील दूर से आते थे, 30-30 दूर। तो मुख्य जो फेट नीति थी वो ये थी कि यातायात का अभाव था, शिक्षा का अभाव था। वार मेमोरियल स्कूल कर्णप्रयाग में स्थापित हुई थी, जयहरी काल में भी एक हाई स्कूल इंटर कॉलेज था, और इसी प्रकार पौड़ी में मिशनरियों का स्कूल था। तो बहुत कम वो थी, लेकिन जो पूरे गढ़वाल के अंतर्वर्ती क्षेत्र, उस समय पुरुषार्थ जगाने का काम एक तो यातायात का हुआ। जैसे कोटद्वार से हल्दू खाता जाना होगा तो पैदल जाते थे, तो उस समय इन्होंने अपने कर्मभूमि के माध्यम से तो जन जागरण करवाया ही, लेकिन कोटद्वार से देवी और हल्दू खाता तक उस जमाने में मोटर रोड श्रमदान से बनी थी। और मैं तो उस समय गुमखाल में GMOE में बुकिंग करने का काम करता था। तो हमको जो हमारे जनरल मैनेजर थे उमानंद बरथाल जी और पद्मेंद्र सिंह रावत जी ट्रैफिक मैनेजर, उनकी ओर से पत्र आया कि जहाँ जहाँ श्रमदान हो रहा है GMOE की ओर से वहाँ फोड़े इत्यादि दे दिए जाए। तो उस दौर में पूरे उत्तराखंड में, माने गुमखाल से द्वारीखाल, कांडी तक, दुगड्डा से आगे और इधर सतपुली के आगे से एकेश्वर तक, इसी प्रकार पार्टीशन से संतुखाल तक हजारों महीने पतेले लेकर के, सफल कुदाल लेकर के उस श्रमदान में, और धुलिया जी ने बहुत उस रूप में इसका प्रचार किया। और उसका प्रभाव ये रहा कि जो हमारे सांसद थे, जैसे भक्तदर्शन जी के बारे में आपने कहा, वो भी उसमें जुड़े। और उसके साथ साथ जैसे राम प्रसाद नौटियाल जी थे जो MLA थे उस जमाने में, तो वो मरचुला से कर्णप्रयाग की मोटर सड़क तो एक जगह नहीं कई जगह और दर्जनों
मील, माने ऐसा नहीं कि आजकल तो आधा किलोमीटर भी कहीं पर मोटरसाइकिल, तो 5 साल तक लोग देहरादून आते हैं कि हमारी ये आधा किलोमीटर रोड बनाओ, कल को पैसा आता है तो उसका आप देखते हैं कि कितना प्रतिशत सड़क पर लग, लेकिन उस समय जो है जो पुरुषार्थ जगाने का जो काम हुआ उसके कारण न केवल गढ़वाल में तो कई सड़कें बनी और कई प्राइवेट उस समय स्कूल, दूरस्थ इलाके के लोगों को दैनिक काल आना पड़ता था। इसी प्रकार कंपेयर तो जगह जगह लोक कार्यक्रम के आधार पर पीपुल्स पावर और पीपुल्स प्रोग्राम के आधार पर स्कूल भी बनी, सड़कें। कुमाऊं में, मैं नैनीताल में उस दौर में जब कभी सर्वोदय की यात्रा में जाता था तो गंगा बहन जोशी संजय की बेटी, वो सामाजिक वो था, वहाँ पर आनंद निवास उनका केंद्र था। वो उन्होंने बताया कि देखो नामदत्त तिवाड़िया युवा है और वो पदमपुरी में वहाँ उनके नेतृत्व में मोटर सड़क का निर्माण हो रहा। तो आज़ादी के बाद एक तरफ से पुरुषार्थ जगाने का काम बिल्कुल शून्य हो गया था। वो इन लोगों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मार्गदर्शन में ये काम चला और उसको कर्मभूमि ने बहुत ही उत्साह के साथ उसका वो किया। इसी प्रकार शराब का मैंने कहा 3-4 दिन में एक बार नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और राष्ट्रपति को भी, और व्यक्तिगत रूप से जो मित्तल थे उनको भी कहा कि भाई तुम ये 3-4 दिन तक वो करना छोड़ दो। तो मैंने बताया कि इन कार्यक्रमों में जब हम शराबबंदी आंदोलन चला तो उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई। तो धुलिया परिवार के जो दोनों विभूतियाँ थी, चाहे भैरव दत्त जी धुलिया जी थे, योगेश्वर प्रसाद जी तब पहले दिल्ली में थे, बाद में ऋषिकेश। तो कार्यक्रम हम लोग करते थे, चाहे वो वनों को बचाने का कार्यक्रम हो, शराबबंदी का आंदोलन 20 साल तक ये पिकेटिंग के द्वारा पूरे उत्तराखंड में 1971 से 1990 तक पूर्ण था शराबबंदी रही। फिर बहाने ढूंढे गए और आज घर घर एक तरफ से शराबी थी। और उस आंदोलन में महिलाओं ने अभूतपूर्व उनका योगदान रहा, जो बाद में उत्तराखंड आंदोलन में दिखा। तो इस प्रकार से एक तरफ से समझ लीजिए कि उस तो भैरव दत्त जी, धुलिया, योगेश्वर प्रसाद जी का तो हमारे ऊपर सीधा सीधा आशीर्वाद रहा। लेकिन जो बाद की पीढ़ी थी जिसमें जज साहब इलाहाबाद से उनका 84-85 में बार बार पत्र आया कि आप लोग जो ये उत्तराखंड में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी संस्था, आपके जो साथी कर रहे हैं, उनके पत्र से हमारे साथियों का बहुत सारा उत्साह वर्धन हुआ। और जो तीसरी पीढ़ी है उनके साथ भी आज उनका स्नेह भी हमको मिल रहा है। और चौथी पीढ़ी के लिए मैं समझता हूँ कि उनके साथ इस बार परिचय हो गया। तो मैं तो बहुत ही आनंदित हूँ इस परिवार ने आशीर्वाद किए और होगा, तो इसके लिए मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक पुनर्जागरण का जो अभियान प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड में उसकी पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने में जिन चंद लोगों ने स्वैच्छिक भागीदारी के साथ स्वयं को समर्पित किया, उसमें पंडित भैरव दत्त धुलिया जी की अग्रणी भूमिका रही। मेरी पीढ़ी के लोगों को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उतारने की प्रेरणा के प्रमुख स्रोत ये महान विभूतियां ही रही हैं। धुलिया जी ने अपने साथियों के साथ कर्मभूमि का प्रकाशन प्रारंभ किया। सामाजिक आंदोलनों को जन जन तक, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो श्रमदान के कार्य को या स्कूलों को, जब सहमति नंदन बाबुरा मुख्यमंत्री बने तो उस समय पहले 6 दर्जन प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल के रूप में, तो अपने नोटाली शिक्षा मंत्री थे, तो पहली बार उत्तराखंड के, लेकिन शिवानंद, तो इतने सालों तक लोगों को जो पुरुषार्थ से लोग जगह जगह से
लकड़ी लाते थे, तब उन्होंने मकान बनाए अपने श्रमदान से। तो आज हम देखते हैं कि वही उसी काम के लिए जो पैसा सरकार की ओर से मिलता है उसका भी समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। तो कर्मभूमि ने इस प्रकार से वो किया। हमारा गांव गोपेश्वर उस समय छोटा सा गांव था, वहां पर एक पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस था। तो मंगल और बुधवार को कर्मभूमि पहुंची थी। तो जो थोड़े भी पढ़े लिखे लोग थे वो जैसे ही डाकवान चमोली से पैदल डाक का थैला लेकर के आता था तो वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। और जैसे ही थैला खुलता था, एक कर्मभूमि आती थी, वो किसी जिनके पास पैसे होते, लेकिन वो करीब 8 पेज जो होते थे उसको एक तरफ से छीना जबती होती थी। और पहले समाचार देखते थे, फिर उसमें जो संपादकीय होता था, कुछ लोग संपादक, और एक हफ्ते तक, मैंने अगले मंगलवार या बुधवार तक लोग तो इस प्रकार से कर्मभूमि का उस समय, उसके बाद तो फिर सत्यपात इत्यादि कई और अखबार बने। लेकिन प्रारंभ में कई बार तो वो अखबार एक पन्ना खींचने में थक भी जाता था, आपस में एक तरफ से समझ लीजिए कि झगड़ा भी उस समय हो जाता था। तो ये स्थिति थी कर्मभूमि की। और उसमें संपादकीय जैसे शेखर जी ने पूरे न केवल आज़ादी के आंदोलन बल्कि 1857 से लेकर के अब तक की पूरी स्थिति बताई। और लखेड़ा जी ने भी किस प्रकार से आज क्या हो गई पत्रकार की स्थिति, लेकिन उस समय का जो वो है उसी का अनुकरण फिर और अखबारों ने भी किया। तो उनका असल में अखबारों में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी कर्मभूमि अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक समरसता को स्वतंत्रता संग्राम के साथ आगे बढ़ाने में धुलिया जी की भूमिका दोनों रूपों में महत्वपूर्ण रही। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ जो सामाजिक चेतना के उत्तरोत्तर विकास के लिए जन आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सफल रहे। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की जो शुरुआत कर्मभूमि फाउंडेशन ने आरंभ की है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस अवसर पर इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री जय सिंह रावत जी को मैं बधाई देता हूँ, अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ तथा उनके यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूँ। श्री जय सिंह रावत पिछले 4 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे। जन सरोकारों से जुड़ी उनकी रिपोर्टिंग समाज को दिशा देने का कार्य करती रही। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं को भी प्रेरित करने का कार्य किया। विभिन्न अखबारों में एक रिपोर्टर से लेकर संपादकीय नेतृत्व की भूमिका में श्री रावत का पत्रकारिता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा। समाज के गरीब और वंचित तबके की समस्याओं की बात हो, जो उन्होंने अभी बताया कि किस प्रकार से जमीन की समस्या को होती है, वन और पर्यावरण से जुड़े हिमालय की संवेदनशीलता, सरकारी नीतियां हो या राजनीतिक विश्लेषण, श्री रावत के विचार और लेखन नई दिशा देते रहे। पंडित भैरव धुलिया प्रथम पत्रकारिता पुरस्कार समिति का यह चयन नमनीय है। इसके लिए चयन समिति के विद्वान सदस्यों और न्यास फाउंडेशन का धन्यवाद एवं आभार। दरअसल पत्रकारिता जो समाचारों का ही नहीं विचारों का प्रसार का भी सशक्त माध्यम है तथा जैसा कि कहा जाता है कि समाज की मजबूती के चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज सेवा के घोषित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने लेखन और विचारों के जरिए प्रसारित करता रहता है। पत्रकारिता का उद्देश्य समाज सेवा और आम आदमी के अभाव, अन्याय, उत्पीड़न से बचाना और उसमें बढ़ोतरी के लिए कार्य करना। इस प्रकार एक सीमा तक कुछ पत्रकार अपने इन तथ्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल भी है। इससे हम
इस रूप में भी देख सकते हैं कि पत्रकारिता समाज और सरकार के एजेंडे में आज सबसे आगे है और इसके बिना सामाजिक और सरकारी गतिविधियां पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती। समाज भी इनसे अपेक्षा रखता है और समाज की यह अपेक्षा और आशा निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए पत्रकारिता से जुड़े लोगों का समाज की अपेक्षाओं पर अधिकाधिक खरा उतरने की चुनौतियां भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। हिमालय के और मुख्य रूप से उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है। इस पर यहाँ के लोगों की जीविका और जीवन स्तर का उन्नयन निर्भर है। जल स्तंभ के रूप में प्रचारित हिमालय में जल और वन प्रमुख संसाधन है, जिनका समुचित नियोजन, संरक्षण, विकास और युक्त उपयोग न केवल स्थानीय जीविका तथा प्रगति का आधार है, बल्कि एक सीमा तक मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिणी एशिया के मुल्कों को भी प्रभावित करता है। हमारे यहाँ से गंगा की जो धाराएं निकलती हैं और जो देवप्रयाग से फिर गंगा बनती है, सैकड़ों धाराएं जो निकलती, वो गंगा सागर तक जाने में इसका जो बेसिन है वो 26% बेसिन है। मतलब देश की कुल जो भूमि है उसमें 26% गंगा के अंतर्गत आता है, गंगा और उसकी जो सहायक धाराएं। और वाटर बजट जो गंगा से मिलता है देश को वो 25% मिलता है। उसको जो हमारे पुरखों ने उसको पवित्र माना, इसलिए कि उसके साथ हमारी समृद्धि जुड़ी हुई। यदि हरियाली गंगा का पानी कम होता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारी खेती पर, हमारे पूरे उस पर पड़ता है। क्योंकि जो चिंता अभी आपने बताया कि 1935 तक गंगा सूख जाएगी, जब एक बार क्लाइमेट चेंज वालों ने और पचौरी ने ये बात कही, उस समय एक ये हो रहा था कि कैसे पीछे जाएंगे और इस तो हमारी खेती पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो आज न केवल उत्तराखंड बल्कि मैदानी जो इलाके हैं, जैसे 1977 में आपने सुना होगा कि गंगा नहर जो है अलकनंदा में जब बाढ़ आई थी तो वो पूरी सिल्ट से उसमें सिल्ट जमा हो गई थी और गंगा नहर चौप हो गई थी। उसके कारण सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की 9 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई से वंचित हो गई थी। उस समय के.एल. राव डॉक्टर सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनसे हमने कहा कि भाई अलकनंदा की जो बाढ़ आई जिसके कारण आज गंगा नहर, क्योंकि उस समय संसद में भी बहुत हल्ला हुआ और उत्तर प्रदेश असेंबली में भी बहुत हुआ, क्योंकि सारी सिंचाई वंचित हो गई थी। तो हमने कहा ये डिजास्टर जो है वो मैन मेड है या प्राकृतिक है। उन्होंने कमेटी क्या बनाई, उसने क्या रिपोर्ट दी ये तो मालूम नहीं, लेकिन 1973 में जब फिर चमोली जिले में पेड़ काटे जाने लगे तो पहले लोगों ने मंडल, फिर केदारनाथ के पास फाटा रामपुर, इसी प्रकार 1974 में एक साल बाद रैनी में ऋषि गंगा जो अलकनंदा की एक पहले धौली में मिलती है और फिर अलकनंदा में, तो उसमें जब फिर पेड़ काटे जाने लगे तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि हम पेड़ नहीं काटते। और गौरा देवी जी महिला मंगल दल की अध्यक्षा थी, तो वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। तो इस प्रकार से गंगा का और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उसका महत्व न केवल हमारे पहाड़ों पर बल्कि मैदानों पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और यदि आप पूरी गंगा को देखें तो इसके साथ 9 राज्य उत्तराखंड से लेकर के गंगा सागर तक, और गंगा पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा तो न केवल उत्तराखंड पर, मैदानों पर, अब तो मैदानों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ने लग गया है। नदियों का तल ऊपर उठने लग गया है जो मानव के तट पर गया, और गंगा सागर और दक्षिणी एशिया के कई मुल्क हमारी गंगा के साथ, और हिमालय से जो 3 मुख्य नदियां निकलती है जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, ये 3 नदियां हैं, इनका बेसिन 43% है। और वाटर बजट इन्हीं तीनों नदियों का पूरे देश को 63%। तो यदि इन 3 नदियों में हिमालय में गड़बड़ी होगी तो उसका प्रभाव मैदानों पर और दक्षिणी एशिया के मुल्कों पर तक
पड़ेगा। तो इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है, इसको समझने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वन, जल और जन के अंतर संबंधों को कैसे सही परिप्रेक्ष्य और संदर्भों में देखा और समझा, वह समाज व सरकार के चिंतन की मुख्य धारा में जगह बना पाए। एक बार क्या हुआ कि आर चिदम्बरम जी थे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के प्रधानमंत्री, वो मुझे 3 स्लाइड दिखाने के बाद भर हमने हिमालय, मैंने कहा इसके अलावा भी हिमालय। उसके बाद ग्लेशियर स्टडी ग्रुप बनाए, सारे सचिव उसमें बुलाए और हमने कहा कि भाई ये अध्ययन ये होना चाहिए, क्योंकि हिमालय के जो ग्लेशियर है वो पीछे जाएंगे। ये तो वाटर है कि सरस्वती नदी अलकनंदा में आज ग्लेशियर 50 वर्ष पहले यहाँ थे और आज ये इतने पीछे, हाथ पीछे चले गए। तो वाटर इंस्टीट्यूट यदि ये कहता है कि ग्लेशियर पीछे चले गए तो उसका उतना महत्व नहीं जितना कि ग्लेशियर पीछे चले गए उसका जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा, ट्री लाइन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा और हमारी सिंचाई पर पानी की जो परंपरा भी, इस प्रकार का सारा एकीकृत अध्ययन होना चाहिए। जिसका तो ये बात हमने उस बाद भी उभारी, फिर प्रधानमंत्री को भी लिखा, लेकिन उन्होंने, दुख की बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय को लिखा और पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के PCCF को लिखा, जबकि ये सारे कार्यक्रम कैबिनेट के निर्णय के आधार पर होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की स्थिति हिमालय के बारे में, उत्तराखंड के बारे में है। पत्रिका इस तथ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जन जल जन के अंतर संबंधों को कैसे सही परिप्रेक्ष्य और संदर्भों में देखा समझे कि वह समाज व सरकार के चिंतन की मुख्य धारा में जगह बना पाए। अभी तक इसकी चिंता, जहाँ तक हम देखते हैं, इसकी चिंता कहीं भी है नहीं। पत्रकारिता जगत इन विषयों पर कार्य करते दिखाई देते हैं। इनकी इस दिशा में सक्रियता उत्साहजनक भी होती है, लेकिन कई बार तथ्यों जिनमें लोक ज्ञान, पुरुषार्थ और समुचित विश्लेषण के अभाव में ऊपरी दबाव और थोपे गए समाचारों के कारण चीजें सही ढंग से सामने नहीं आ पाती है। इसके चलते कई बार सामाजिक हित के बजाय समाज को ज्यादा नुकसान होता है, हमारे उद्देश्य दिशा भ्रमित हो जाते हैं। हाल के वर्षों में हमारे उत्तराखंड में पर्यावरणीय बिगाड़ की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। भूविज्ञानी हिमालय के इस क्षेत्र को विकास में नहीं पाते हैं, कहते हैं कि अभी भी वो ऊपर उठ रहा है, उसे हम क्षरणोन्मुखी पा रहे हैं। असल में जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो एक दो विद्यार्थी क्या, उनको हम थोड़ा भी छेड़ते थे वो रोने लग जाते, उनको हम टेंकू कहते थे। तो हिमालय की माना हम यदि लोकल भाषा में कहें तो ये हिमालय तो टेंकू है पूरे उत्तराखंड के पास। पिछले 10-20 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि वहाँ मानवीय गड़बड़ियाँ बढ़ रही हैं, थोड़ा भी छेड़ते हैं तो भूस्खलन, वो चाहे सौर पिथौरागढ़ से लेकर के और बंगाल तक, मानो उत्तरकाशी तक, ये बात हर साल आपको देखने को मिल सकती है। गंगा एवं उसकी सहायक धाराओं की प्रलयकारी बहाव की त्रासदी ने हम सबको इस स्थिति के गंभीर विश्लेषण के लिए विवश कर दिया है। अगर हम 19वीं और 20वीं सदी की आपदाओं को छोड़ भी दें, जैसे मैंने अलकनंदा की बाढ़ की बात कही जो 1970 में आई थी, उसको हम छोड़ भी दें, लेकिन 2000 से 2023 के बीच हर साल कोई ना कोई आपदा प्रभावित करती रही है। 2013 में आपने केदारनाथ की बात सुनी, आपको तो केदारनाथ के बारे में है क्योंकि वहां पर पूरे देश के 10,000 के करीब लोग मारे गए या लापता हुए, उसकी जानकारी पूरी मंदाकिनी घाटी की। लेकिन हमने यहाँ पर शेखर पाठक जी हैं, ओम प्रकाश है, हम लोगों ने क्या किया कि तवा घाट से लेकर के, धारचूला से लेकर के और उत्तरकाशी तक पूरे यात्रा की ऊपर, क्योंकि 2013 में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये सारी नदियां बौखलाई। तो इन नदियों में चाहे रामगंगा थी, उधर काली, पूर्वी, धौली
काली गौरी इत्यादि, और उसके बाद अलकनंदा की पिंडर, और फिर भागीरथी, मंदाकिनी, और उधर यमुना तक की यात्रा की, और ये देखने का, समझने का प्रयास किया कि ये बाढ़ क्यों आई। क्योंकि कईयों ने तो, केवल अखबारों ने तो ये कहा कि साहब बादल फटे, लेकिन किसी ने उसको समझ, क्या ये आंकड़े पहले के 50 वर्ष पहले के आंकड़े थे कि इन जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं जिन यमुनों से, क्या इससे पहले क्या वहाँ इस प्रकार के आंकड़े तुम्हारे पास है कि बारिश पहले इससे ज्यादा पहले नहीं आई? तो आंकड़े नहीं थे। आज क्योंकि जो दिल्ली से दूसरी जगह से जो पेपर अखबार वालों ने, उन्होंने तो बादल फटने कहा। बादल फटने की परिभाषा ये होती है कि जब 1 घंटे में एक इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश आए। आज भी कोई भी घटना होती है, बल्कि पिछले साल आपने सुना होगा कि अमरनाथ में, तो मैंने आंकड़े वो करने, पूरे दिन भर में 75 मिलीमीटर बारिश। इसी प्रकार आपने सुना होगा 2010 में लेह लद्दाख में लेह आधा बह गया था, तो उस समय भी बार बार दिल्ली से ये हो रहा था कि बादल फटा। मैंने तत्काल यहाँ पर आनंद शर्मा थे, इसके मौसम विज्ञान के डायरेक्टर, उनको फोन किया। इसके अलावा राठौर थे दिल्ली में, उनको भी फोन किया कि भाई कह रहे हैं बादल कितनी बारिश आई। क्योंकि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, परा हिमालय, वहाँ पर साल भर में 65 से 75 मिलीमीटर बारिश आती है। तो उन्होंने जानकारी दी कि उस दिन लेह में 41 से 50 मिलीमीटर बारिश आई, लेकिन वहाँ पेड़ नहीं थे, तो बालू सारी वो खालू मेरा पास है, क्योंकि मैं हम लोग 4-5 बार उधर के, पेड़ तो है नहीं, थोड़ी वो 40-45 मिलीमीटर बारिश आई तो बालू आई, और लोगों के मकान बिल्कुल नाले पर बने थे वो भाई। तो मानवीय कृतिक गड़बड़ियाँ हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि 2013 में जो हमने अधिकांश जो इन 5 जिलों की यात्रा की, तो सभी जगह ये पाया कि जहाँ जहाँ मानवीय कृत गड़बड़ियाँ हुई, वहाँ ये ज़्यादा नुकसान, केदारनाथ ही में नहीं बल्कि उधर तवा घाट में, जहाँ धौली नदी जहाँ से उत्गमित होती है, एलागार जहाँ से उत्गमित, बता रहे थे कि वहाँ जहाँ से ग्लेशियर है, वहाँ कीड़ा जड़ी के कारण खदान हो रहा है, अतिवृष्टि हुई तो वो सारी मिट्टी नीचे है। इस प्रकार पूरा उत्तराखंड से आपने सुना होगा 2017 के बाद 2021 में रैनी के बारे में सुना होगा, जिसमें 205 लोग मरे। हमारी जो सड़क बनती है, कभी पैदल सड़क या मोटर सड़क के लिए चिट्ठी देते हैं, तो वन विभाग से, पर्यावरण मंत्रालय से आता है कि आपका इलाका जहाँ आपको सड़क चाहिए, पानी के पाइप बिछाने, ये एक तरह से सेंचुरी नेशनल पार्क के अंतर्गत है, तो 10 किलोमीटर तक आपको इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन जो 2021 में जो घटना रैनी में हुई, चमोली जिले में, वो नंदा देवी नेशनल पार्क के मुहाने में 13 मेगावाट बिजली के लिए परमिशन मिली थी। तो जिन लोगों को पर्यावरणीय स्वीकृति थी, हमने सवाल उठाया कि ये किस आधार पर इन्होंने होती। तो इस प्रकार से मतलब यह है कि अवहेलना हो रही है। अभी आपने जोशीमठ के बारे में सुना, तो जोशीमठ में 1976 में जब हमको पता चला कि यहाँ दरारें पड़ रही हैं, तो उसी समय मैं जोशीमठ गया, पता चला कि जो वहाँ की मूल आबादी है, पिछले 20 वर्षों में आबादी बहुत बढ़ गई, उसके लिए 15-20 इंच पानी और बढ़ गया। तो मैंने तत्काल उसका, एक तो नवभारत टाइम्स में लेख लिखा, और दूसरा पर्वतीय छपता था विष्णुदत्त उनियाल थे, उनका नाम, वो नैनीताल से, उन्होंने अपने अखबार में, तो पूरा पेज जो है 19 मार्च 1976 में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ। और बादशाह जी उस समय वो थे, उसके संपादक थे नवभारत। तो उसमें हमने जो जिसका जोशीमठ की अस्थिरता बढ़ रही है वो भी कहा, और उसके साथ साथ उसके निदान के बारे में, और उसका प्रभाव प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, इंदिरा जी को, और इसके अलावा नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे,
हमारे यहाँ के नरेंद्र सिंह भंडारी वन मंत्री थे, इन सबको चिट्ठी लिखी तो तत्काल माने 11 मार्च को हमने चिट्ठी लिखी, 8 अप्रैल को शर्मा जी की अध्यक्षता में आज जो विशेषज्ञ जो रिपोर्ट दे रहे हैं, जो उस समय की रिपोर्ट है वही मतलब ये लोग उसको दोहरा रहे हैं, बल्कि कई तथ्यहीन बातें भी जो मैंने इनकी रिपोर्ट आज कल के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पढ़ी, चाहे वो हो सब क्या वो बिल्कुल तो जो मैं कह रहा हूँ कि तथ्यात्मक फैक्ट क्योंकि बादशाह जी कहते थे, मैं नवभारत टाइम्स से 10-12 साल तक समाचार भेजता, तो वो कहते थे कि फैक्ट। इसी प्रकार SC काला जो टाइम्स ऑफ इंडिया की लखनऊ में संवाददाता थे, तो जब मैं पहली बार चिपको की कहानी लेकर के उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई फैक्ट, क्योंकि पत्रिका समय तथ्य जरूर होना चाहिए। तो इस जोशीमठ की बात जो लेटेस्ट और अभी इतनी चिंता हो रही है कि अगले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में और भी भयंकर त्रासदी हो सकती है, क्योंकि जो 2013 की त्रासदी है, 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स में तब दयाल जी थे संवाददाता, तो उनका पत्र आता था कि आपको अपने अनुभव क्या था, तो उसमें मैंने 13 की जो वो है उसके बारे में लिखा था कि प्रलयंकारी बाढ़ आने वाली है और अंत में गंगा को और अलकनंदा को कोसेंगे, अपनी कारस्तानी को लोग भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज आवश्यकता है इस बिगड़ते हिमालय के बिगड़ते मिजाज को शांत करने की आवश्यकता है। यह स्थिति विज्ञान सम्मत तरीके से समझने की आवश्यकता है। इस दिशा में पिछले 3 दशकों से श्री जय सिंह रावत जी बेहतरीन तरीके से उजागर कर रहे हैं। इससे जुड़े न केवल समाचार अपितु विचार को भी प्रखरता से समाज के सामने लाते रहे। वे लोग जागरण और जनमत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इसके लिए मैं फिर से जय सिंह रावत जी को के प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह उत्तराखंड के समाज संस्कृति के साथ पर्यावरण के संरक्षण का पत्रकारिता का दायित्व का निर्वहन उसी ऊर्जा और लगन के साथ करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इस गरिमामय अवसर पर मैं फिर से पंडित नरेंद्र धुलिया जी को नमन करता हूँ और कर्मभूमि फाउंडेशन को फिर से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस गरिमामय अवसर पर मुझे भी यहाँ शामिल होने का अवसर दिया और इन विभूतियों को स्मरण करने का मुझे इस मंच में अवसर मिला। आप सब लोगों को धन्यवाद और साधुवाद।